हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपना ह्यूमैनिटीज गुरु में। तो आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में अपने फिजिकल ज्योग्राफी के शॉर्ट क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। थोड़ी सी हो सकता है आपको सुनने में प्रॉब्लम हो मेरी आवाज़ का, क्योंकि कोल्ड हो रखा है और थोड़ी फीवर है। तो हो सकता है मैं एक कंप्लीट जितना जोर लगा के प्रयास करता हूँ समझाने का उतना ना कर पाऊँ, तो थोड़ा सा प्रयास करना, भी कोऑपरेट करना, बाकी अच्छे से समझाने का ही प्रयास करूंगा। तो शुरू करते हैं। अपना सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज अस्थेनोस्फीयर, क्या होता है? तो भाई अस्थेनोस्फीयर क्या होता है? ये एक ग्रीक वर्ड है एस्थीनोस। ये ग्रीक वर्ड एस्थनीस से लिया गया, जिसका मतलब होता है वीक यानी कि कमजोर। तो अस्थेनोस्फीयर हमारी अर्थ की लेयर का जो मेंटल से जस्ट ऊपर का पार्ट होता है, यानी कि अपर मेंटल का पार्ट होता है, और ये डक्टाइल यानी कि वीक लेयर होती है, और जस्ट हमारे लिथोस्फीयर के नीचे पाया जाता है। इसको बेसिकली यहां पे अपने ये भी कह सकते हैं कि यहां पे जो मेग्मा है वो मोल्टन रॉक जो है यहां पे वो लिक्विड के तौर पे होती है यहां पे, जिसको अपने मेग्मा बोलते हैं, वो यहीं पे लाई करता है। ठीक है, और ये लगभग अगर इसकी अपने डेप्थ की बात करें तो 80 से लेकर 200 किलोमीटर तक ये वेरी करता है। तो अस्थेनोस्फीयर क्या हो गया? हमारी अर्थ के जो पार्ट है उसका अपर मेंटल का पार्ट, और जो थोड़ा सा डक्टाइल होता है, वीक होता है, जहां पे मेग्मा क्या होता है, लिक्विड के तौर पे यानी कि फ्लूइड के तौर पे यहां पे तैर रहा होता है, जिसमें अपने ऐसे बोल सकते हैं कि रॉक होती है वो मोल्टन फॉर्म में यहां पे होती है। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये होता है हमारा अस्थेनोस्फीयर, और ग्रीक वर्ड एस्थीन से ये वर्ड बना, जिसका मतलब होता है वीक यानी कि कमजोर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एपी सेंटर, क्या होता है? तो एपी सेंटर वो पॉइंट होता है हमारी अर्थ के सरफेस के ऊपर जिसके जस्ट नीचे फोकस या हाइपो सेंटर पाया जाता है, यानी कि जहां से अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है एकदम उसके ऊपर का पॉइंट अर्थ के सरफेस के ऊपर एपी सेंटर कहलाता है, जहां पे सबसे स्ट्रॉन्ग अपने को इफेक्ट देखने को मिलता है अर्थक्वेक का, उसे अपने क्या बोलते हैं? एपी सेंटर बोलते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की, और डेल्टा किसे कहते हैं? तो डेल्टा जहां पर नदियां ओशियन या किसी वाटर बॉडी के अंदर मिलती है, तो वहां पे मिलती है उस टाइम पे उसके आसपास जो भी वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके आती है उसको वहां पे डिपॉजिट करती है, और साथ ही साथ में वो पर्टिकुलर जो एरिया है जहां पे वो सेडिमेंट्स को पटक रही है उसके अंदर डिपॉजिट मतलब किसी ओशियन या बड़ी वाटर बॉडी के अंदर मिलने से पहले जो वहां पे जो एरिया एक वेटलैंड एरिया बना देती है, फॉर्म करती है, उसी को डेल्टा कहते हैं। यानी कि डेल्टा नदियां फॉर्म करती है कहां पे? जब वो किसी वाटर बॉडी के अंदर मिलती है उससे पहले उस जगह को जहां पे सेडिमेंट डिपॉजिट हो रखे हैं, वो पर्टिकुलर एरिया जो कि वेटलैंड एरिया कहलाता है वहां का, और एक नई स्ट्रक्चर वहां पे बन जाती है, उसे अपने डेल्टा कहते हैं। जेट स्ट्रीम किसे कहते हैं? बड़ा आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बड़ा भी आपके आ सकता है। अभी मैं इससे शॉर्ट क्वेश्चन कवर कर रहा हूं, प्रयास करूंगा अगर टाइम मिला तो आपके एग्जाम से पहले लॉन्ग क्वेश्चंस की भी एक इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए लेके आऊं, थोड़ा सा तबियत पे और टाइम के ऊपर है। अब बात करते हैं जेट स्ट्रीम क्या होती है। तो जेट स्ट्रीम क्या होती है? एक नैरो बैंड होता है एयर मासेस का, जो कि हमारे जो अपर एटमोस्फेयर है वहां पे ये एयर ब्लो करती है। ये फास्ट ब्लोइंग एयर होती है, और ये एक पर्टिकुलर जो पार्ट है हमारा एटमॉस्फेयर का, अपर एटमॉस्फेयर का, वहां पे ये फ्लो करती है, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन की ओर ब्लो करती है, और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अर्थ के वेदर में और क्लाइमेट के अंदर चेंज लाने के लिए। इसे ही नाम दिया गया है जेट स्ट्रीम। ये अभी मैंने शॉर्ट क्वेश्चन में आपको सिर्फ इतना सा पार्ट बता रहा हूं कि एक ऊपर का वो पार्ट जो कि एक नेरो एरिया को कवर करता है, फास्ट ब्लोइंग क्या होती है? एयर होती है, और वेस्ट टू ईस्ट जो मूव करती है उसे जेट स्ट्रीम कहा गया। जब लॉन्ग क्वेश्चन करवाऊंगा अगर मैं वीडियो बनाता हूं तो उसके अंदर आपको इसके बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, वहां जानेंगे। अटोल क्या होता है? बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना भाई। जब भी किसी ओशियन बॉडी वगैरह के अंदर क्या होता है कि वोल्केनो वगैरह आते हैं, तो वोल्केनो आने से ओशियन के अंदर ही नीचे क्या होती है? रॉक बनना शुरू हो जाती है। जब वही वोल्केनो बार बार आता है तो वही रॉक का फॉर्मेशन ओशियन से बाहर हो जाता है, जिसको अपने बेसिकली एक आइलैंड टाइप बोल देते हैं ना, आइलैंड का फॉर्मेशन हो जाता है। लेकिन काफी सालों की प्रोसेस से जिसमें वेदरिंग देखने को मिलता है, जिसमें बार बार पानी उसके आके टकराता है, तो वो रॉक है ऊपर से वो कट जाती है। वो कटने के बाद वो रोक तो वहां से गायब हो गई, और उस पर्टिकुलर एरिया पे जहां से रोक गायब हुई है उसके चारों ओर वहां पे एक कोरल रीफ बन जाता है। अब वो कोरल रीफ क्या होता है? कोरल पाए जाते हैं समुद्र के अंदर, जो क्या करते हैं, जो अब समुद्र के अंदर जो कोरल पाए जाते हैं वो वहां पे कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ते हैं कोरल। अब कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ते हैं तो वो एक मजबूत ढांचा बन जाता है कैल्शियम का, चारों ओर उसके गोल सर्किल में ना ढांचा बन जाता है, जहां से वो गायब हुई है अभी रॉक जो कट कट के खत्म हुई है, उसके चारों ओर क्या बन जाता है? कोरल रीफ बन जाता है। उसको बोलते हैं, मतलब एक ढांचा होता है कैल्शियम कार्बोनेट का मजबूत। अब उसके अंदर क्या हो गया? पानी डिपॉजिट हो गया, तो इसको बोलते हैं एटोल। लेगून और एटोल लगभग सेम होता है, थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है
कि जो लेगून है वो कोस्टल एरिया के अंदर फॉर्म होती है, सेम वही ओशियन से ही बनती है वो, और वो थोड़ी सी ओशियन से सेपरेट होती है। अब यहाँ पे पानी या तो ओशियन का जाता है जो थोड़ा सा एक नेरो बेंड होता है, वहां से पानी एंटर करता है इसके अंदर, या जब भी ओशियन के अंदर वेव्स वगैरह आती है तो इसके अंदर पानी जाता है। और ये जो एटोल है ये समुद्र के बीच में बनता है, ओशियन के बीच में बनता है ये। और ये कैसे फॉर्म होता है कि शुरुआत में यहाँ पे एक आइलैंड टाइप होगा, क्योंकि यहाँ से क्या वोल्केनो वगैरह आके यहाँ पे एक रॉक का फॉर्मेशन होगा, वही रॉक जब बाहर आ जाती है समुद्र से तो आइलैंड बोल देते हैं उसको ना। और बाद में जब वो खत्म हो जाती है काफी सालों के बाद, तो वहां पे जो कोरल्स है समुद्र के अंदर जो पाए जाते हैं, वो जो कैल्शियम कार्बोनेट को छोड़ते हैं, तो उनका जो ढांचा जो बन जाता है उस पर्टिकुलर एरिया में, और उसके अंदर जब पानी जमा हो जाता है उसके अंदर बीच में, और वो पानी वहां पे तैर रहा होता है, साइड में उनके ढांचा बना होता है कोरल्स का, तो उसी को अपने क्या बोलते हैं, एटोल बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा आप प्रयास कर लेना इसको समझने का। बाकी कुछ चीजें ऐसी होती है ज्योग्राफी में जिनकी अगर आप फोटो देखो तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरी यही आपको सजेशन है कि चाहो तो आप ये वीडियो देखने के बाद आपको कुछ टॉपिक्स पे लगे कि हमें इसकी पिक्चर देखनी है तो आप फोटो गूगल से देख सकते हो, या आपको ऐसा भी कहीं पे मिल जाए कोई ऐसी वीडियो जो आपको फोटो बेस पे करवा रहा हूं, तो चाहे आप वो वीडियो को प्रेफर कर सकते हो। लेकिन मैं आपको ये करवा रहा हूं आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो उनको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आप देख लेना। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ क्या होती है। तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ वो पॉइंट होता है हमारे कॉन्टिनेंट का जहां से एक तरह से वो समुद्र यानी कि ओशियन से मिलने की शुरुआत होती है। यानी कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो कॉन्टिनेंट से जुड़ा होगा और ओशियन के अंदर जा रहा होगा, शेलो पार्ट होगा, ज्यादा गहरा नहीं होगा, ओशियन से जुड़ाव करता है, यानी कि ओशियन और कॉन्टिनेंट को जोड़ने का काम करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्लास आपने 11th में इसको अच्छे से पढ़ा होगा। नेक्स्ट बात आती है डोलड्रम क्या होती है। तो डोलड्रम को हम इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि ITCZ भी बोलते हैं। ये वो बेल्ट होती है जहां पे हवा या तो नाम मात्र की होती है विंड, या हवा होती ही नहीं है। ये ज्यादातर हमारे अर्थ के इक्वेटर का जो पार्ट है वहां पे ये पाया जाता है। ये जो डोलड्रम वर्ड है ये एक पॉपुलर नॉटिकल टर्म के तौर पे इनका नाम दिया गया है। यहां पे बेसिकली जितनी भी सेलिंग शिप्स होती है जो आती है वो यहां पे विंडलेस वाटर होने के कारण स्टक हो जाती है, इसीलिए इसका नाम डोलड्रम दिया गया है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना, एक इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एयर मास किसे कहते हैं भी? एक पर्टिकुलर हवा जो कई सारे किलोमीटर को कवर करती है, कई सारे किलोमीटर के दायरे को कवर करने वाली हवा, जिसकी जो मासेस है वो सेम होगा, जिसका टेम्परेचर है वो सेम होगा, जिसकी वॉल्यूम है वो सेम होगी, उसी को अपने पर्टिकुलर एक एयर मास बोल देते हैं। यानी कि एक पर्टिकुलर कई सारे हजार किलोमीटर तो को कवर करने वाली हवा, जिसकी वॉल्यूम की बात करें तो वो सेम होगा, जिसकी साइज, यूनिफॉर्मिटी हर तरीके से वो सेम होगा, उसे अपने एक एयर मास का नाम दे देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलुवियल फैन किसे कहते हैं, या एलुवियन फैन क्या है? तो भाई वो पर्टिकुलर एरिया जहां पर अपने से मान लो कि कोई भी वाटर की स्ट्रीम है वो बह के आती है, और जहां पे स्लो डाउन जब वो होती है ना, तो उसमें वो एक लगभग एक ट्राइंगल शेप की बन जाती है। ट्राइंगल शेप किसकी बनाएगी? वो वहां पे अपने साथ डिपॉजिट्स लेके आएगी, जैसे ग्रेवल्स हो गए, सैंड्स हो गए, स्मॉलर पीस के सेडिमेंट्स हो गए, सिल्ट्स हो गए, उनको लाके डिपॉजिट कर देगी। तो वो एक ट्राइंगल शेप टाइप बन जाएगा, ऊपर से कोन टाइप का, जहां से वो पटकेगी। इसी को अपने एलुवियल फैन बोलते हैं। ये एक तरह से फर्टाइल मिट्टी होती है। ये बेसिकली जो माउंटेन का बेस एरिया है वहां पे, या जो कैनियंस होते हैं वहां पे पाया जाता है। अब कैनियंस क्या होते हैं? जिसके दोनों साइड में क्या हो, माउंटेन और बीच की जो जगह हो जहां पे पानी वगैरह बहता है। जहां एलुवियन फैन की भी आप चाहो तो एक फोटो देख लेना, ताकि उससे आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग और ज्यादा हो जाएगी। थोड़ी सी बोलने में तकलीफ हो रही है, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आगे बात कर रहे हैं नेपीज क्या होता है। तो ये जो नेपीज वर्ड है ये फ्रेंच वर्ड नेपकिन से लिया गया है, जिसका मतलब टेबल क्लॉथ या एक शीट होता है। सेम वैसे ही क्या होता है, जब एक रॉक की ऊपर की मतलब थ्रस्ट है वो एक शीट के तौर पे उतर के मूव कर जाए, मतलब वहां से लगभग 2 किलोमीटर से 5 किलोमीटर तक वो रॉक की ऊपर की शीट चली जाए, डिस्प्लेस हो जाए, उसी को नेपीज कहते हैं। क्योंकि वो एक शीट की तरह होती है, तो इसीलिए इसका नाम नेपीज रखा गया है। ये आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी जो लाप्लेस ने दी थी उसके बारे में आप बताओ। वैसे तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या है, इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है जिसमें मेनली बिग बैंग थ्योरी को कवर करा गया है। ये नेबुलर हाइपोथेसिस की थ्योरी जो लाप्लेस ने दी थी ये 1796 में दी थी। इन्होंने इसके अकॉर्डिंग अपने सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन कैसे हुआ वो बताया था। इन्होंने कहा था कि हमारा सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ था, ये सबसे पहले एक नेबुला बना था। नेबुला का मतलब एक क्लाउड बना था, बादल, और वो बादल गैसेस और डस्ट का बना हुआ था। वो कोलैप्स होता है अपनी ग्रेविटी के अंदर, और वहीं से फिर कहते हैं सन और प्लैनेट्स बनते हैं। तो ये एक छोटी सी यहां पे छोटे क्वेश्चन के तौर पे मैंने एक्सप्लेन किया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एक इंपॉर्टेंट, व्हाट इज नाइफ या निफे भी से कई बोलते हैं कि ये क्या है भाई। जब हमारे अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था उस टाइम में जो हैवी मटेरियल थे, हैवी मिनरल्स थे, वो अर्थ के नीचे कोर के अंदर डिपॉजिट हो जाते हैं और जो लाइट थे वो ऊपर डिपॉजिट होते हैं। तो जो कोर के अंदर डिपॉजिट होते हैं हैवी मिनरल्स, उनमें आते हैं Ni से निकल, Fe से आयरन यानी कि फेरस, उसी को रिप्रेजेंट करते हैं निफे, यानी कि जो मटेरियल हैवी मटेरियल होते हैं जो हमारे अर्थ के कोर के अंदर पाए जाते हैं उनको अपने निफे या नाइफ नाम से जानते हैं। व्हाट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज ब्लीजर्ड। अब ब्लीजर्ड क्या होती है कि ब्लीजर्ड का मतलब होता है एक स्फीयर स्नो स्टॉर्म चलना, यानी कि एक स्नो का स्टॉर्म होगा जिसके अंदर तेज हवा भी होगी, और अगर स्नो का स्टॉर्म होगा, हवा तेज चलेगी तो उसके अंदर विजिबिलिटी कैसी होगी, कम होगी। और ऐसा जो स्नो का स्टॉर्म है ये कुछ घंटों तक चलता है, जो कि एक नेचुरल डिजास्टर के अंदर भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर ये थोड़ा सा ज्यादा टाइम तक चले और खतरनाक हो जाए तो, या नेचुरल हैजार्ड भी इसे कह देते हैं। तो ये क्या है, एक ब्लीजर्ड कहलाता है, यानी कि स्नो का स्टॉर्म जिसके अंदर हवा तेज चलेगी, जिसके अंदर आपकी विजिबिलिटी कम हो जाएगी, जो कुछ घंटों तक चलता है, उसे ब्लीजर्ड कहते हैं। नीप टाइड किसे कहते हैं, यहां पे मैंने नीप टाइड लिखा है, अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चन की वीडियो लेके आऊंगा तो आपको स्प्रिंग टाइड और नीप टाइड दोनों के अंदर डिफरेंशिएट भी करके दिखाऊंगा। लेकिन अभी आपको बता रहा हूं कि नीप टाइड क्या होती है, जो एक मॉडरेट टाइड होती है, यानी कि बहुत ज्यादा ऊंची उठने वाली टाइड नहीं होती। ये तब आती है जब सन और मून दोनों राइट एंगल पे होते हैं, और ये कब आती है, ये फर्स्ट और थर्ड क्वार्टर में आती है मून के। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अंडरग्राउंड वाटर। अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, जो धरती के नीचे यानी कि अंडरनीथ में जो सरफेस के पाया जाता है वाटर है, उसे अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड वाटर हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो इरिगेशन के पर्पज की बात करें, चाहे वो बात करें अपने मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज हो या ड्रिंकिंग वाटर में यूज हो, इसका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये। और ये हमें एक फ्रेश वाटर देने के लिए रिलायबल सोर्स कहलाता है। और अंडरग्राउंड वाटर आता कहां से है, या तो रेनफॉल जब होती है तो उसके अंदर जाने से होता है, जब धरती के अंदर धीरे धीरे पानी नीचे जाता है ना उसके कारण, या जहां से रिवर की कोई भी रिवर या कोई भी वाटर बॉडीज जो फ्लो करती है उस पर्टिकुलर एरिया में धीरे धीरे पानी का नीचे जाने से, फिल्ट्रेशन होने से अंडरग्राउंड पानी होता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। व्हाट इज फ्रंट। फ्रंट किसे कहते हैं, फ्रंट वो बाउंड्री या वो ट्रांजिशन जोन होता है जहां पे दो डिफरेंट एयर मासेस को अलग अलग करता है, यानी कि फ्रंट वो पॉइंट कहलाता है हमारा जहां पर दो जो डिफरेंट एयर मासेस है उसका जोड़ हो, उसका एक तरह से पॉइंट हो, यानी कि जो डिफरेंट वहां पे टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगी, विंड पैटर्न वहां पे अलग होगा, उस पॉइंट को अपने क्या कहते हैं, फ्रंट कहते हैं। ऐसे मान के चलो कि एक तरफ क्या होगा कि कूल एयर मासेस ब्लो कर रही हो और एक तरफ वार्म एयर मासेस ब्लो कर रही हो, तो उनके बीच का पॉइंट को, उसकी जो पॉइंट होता है वहां पे, उसको फ्रंट कहते हैं, जो एक बाउंड्री या ट्रांजिशन का काम कर रहा है, जो दो डिफरेंट एयर मासेस को अलग अलग कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि एक एयर के अंदर टोटल कंप्लीट कितनी उसमें ह्यूमिडिटी आ सकती है वाटर वेपर के तौर पे, उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, यानी कि जितनी उसमें आ सकती है। तो जितनी उसमें आ सकती है वाटर वेपर उसमें, और जितनी अभी उसमें है, इसके कंपैरिजन को ही रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। यानी कि अभी फिलहाल मान लो कि कोई को हवा है, उसके अंदर एब्सोल्यूट वाटर वेपर नहीं है, यानी कि उसमें वाटर वेपर है लेकिन अभी कम है, और हो कितनी सकती है उसमें और जो अभी कम है, इसके बीच में कंपैरिजन ही क्या कहलाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। यानी कि फिलहाल उसमें ह्यूमस कितनी है, उसमें वाटर वेपर कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं व्हाट इज ओशियनिक सैलिनिटी। क्या है, ओशियन के अंदर पाई जाने वाली सैलिनिटी को ही ओशियन सैलिनिटी कहते हैं, यानी कि ओशियन के पानी में सोल्ट की मात्रा कितनी है, कितनी परसेंटेज उसमें सोल्ट है, इसी को सैलिनिटी कहते हैं। और इस सैलिनिटी को मापने के लिए क्या काम करते हैं, इसे पीपीटी में मापते हैं, यानी कि पार्ट्स पर थाउजेंड में मापते हैं। यानी कि कहने का मतलब है 1 किलोग्राम में या 1000 ग्राम के अंदर कितने ग्राम नमक घुला हुआ है, जो कि लगभग 35 ग्राम्स होता है 1 किलोग्राम के अंदर या 1000 ग्राम्स के अंदर। हाँ जी, अब अपने जानते हैं कि हीट बजट क्या है। तो हीट बजट का मतलब कि सन से जो अर्थ है वो कितनी एनर्जी रिसीव करता है और उसका किस तरह से एडजस्टमेंट अर्थ करती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि जो हमारे अपर जो एटमॉस्फेयर है, हमारा टॉप एटमॉस्फेयर है, उसमें 100% या 100 यूनिट इंसोलेशन के तौर पे आती है। उसमें से 35% जो एनर्जी है वो हमारे अर्थ के सरफेस में पहुंचने से पहले ही उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है। उसमें से 27 जो यूनिट है वो रिफ्लेक्ट बैक करी जाती है क्लाउड्स के द्वारा, जो टॉप ऑफ के क्लाउड है ना, जो ऊपर के हमारे क्लाउड्स है वो, और 2 यूनिट्स उनकी रिफ्लेक्ट बैक करती है जो स्नो या आइस कवर्ड जो एरियाज है अर्थ के वो। तो अब ये जो 35% यूनिट या 35 जो यूनिट्स है 100 में से, ये जो रिफ्लेक्ट बैक कर दी जाती है हमारी अर्थ सरफेस में पहुंचने से पहले, इस कंडीशन को या इस फिनोमेनन को कहते हैं अल्बिडो ऑफ द अर्थ। अब बची हुई कितनी है 65, और 65 जो यूनिट है वो आएगी तो उसमें से 14 यूनिट तो हमारा एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है,
अब बची 51 यूनिट। 51 यूनिट हमारी अर्थ के सरफेस पे आती है और इसी को कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, यानी कि धरती के ऊपर जो रेडिएशन पड़ता है। अब इसमें से धरती सारी की सारी को क्या करेगी, वापस करेगी, यानी कि रिफ्लेक्ट बैक करेगी, जिसको टेरेस्ट्रियल रेडिएशन भी बोलते हैं। उसमें से 17 तो सीधी रेडिएट बैक कर दी जाती है स्पेस के अंदर। बच की 34 यूनिट। 34 यूनिट एब्जॉर्व कर ली जाती है एटमॉस्फेयर के द्वारा, जिसमें से 6 यूनिट डायरेक्टली एटमॉस्फेयर एब्जॉर्व कर लेता है। 9 यूनिट है वो कन्वेक्शन और टर्बुलेंस के कॉन्सेप्ट के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। और बच गई वो 19 यूनिट है वो लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है। यानी कि आपको ये याद रखना है कि 51 यूनिट जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के तौर पे अर्थ पे आती है, उसमें से 17 डायरेक्टली वो स्पेस में भेज दी जाती है और 34 यूनिट एटमॉस्फेयर एब्जॉर्ब कर लेता है। अब तो टोटल जो एटमॉस्फेयर है उसने एब्जॉर्ब कितनी कर ली, 34 ये, और 14 जब ऊपर से आ रही थी तो 48%। तो ये जो सारी जो कंडीशन है ना, इसी फिनोमेनन को अपने क्या बोलते हैं, हीट बजट ऑफ द अर्थ बोलते हैं। आई होप बड़ा आसान है, ये समझ में आया होगा। और प्रयास करना अगर ये क्वेश्चन मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आए तो आप इसका एक छोटा सा डायग्राम बना देना, फिर उसको रिप्रेजेंट करना, ताकि उससे आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द एक्सफोलिएशन। अब एक्सफोलिएशन क्या होता है कि भाई किसी भी बड़ी रॉक्स का जो ऊपर का पार्ट है, जिसको अपने शेल्स बोलते हैं या स्पाल्स बोलते हैं, वो एक शीट के तौर पे उतर जाना। और वो उतरना कैसे, वो उतरना या हटना कैसे, वो एक शीट के तौर पे, एक स्पाल के तौर पे एक रॉक से उतरना किसके थ्रू, इरोजन के थ्रू, वेदरिंग के थ्रू, यानी कि जैसे बारिश वगैरह होती है, रेनफॉल वगैरह होती है, उसके द्वारा उतरना, उसके द्वारा उसकी जो एक पर्टिकुलर पार्ट है वो अलग हो जाना, इसी को अपने एक्सफोलिएशन कहते हैं। और ये जो एक्सफोलिएशन हुआ है, ये जो रॉक अलग हुई है प्लेट के तौर पे, ये फ्यू मिलीमीटर से लेके मीटर तक का साइज हो सकता है। मतलब इसका साइज बहुत नाम के बराबर मिलीमीटर में हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, फ्यू मीटर की। इसी को बोलते हैं एक्सफोलिएशन। यानी कि एक्सफोलिएशन एक वेदरिंग के द्वारा रॉक्स की ऊपरी परत का हटना एक्सफोलिएशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज रेजुवेंशन। अब ये रेजुवेंशन क्या होती है कि भाई नदी होती है ना, आपको पता है एक यूथ स्टेज होती है रिवर की, यानी कि अभी भी शुरू हुई है या जहां से वो नदी निकलती है। एक होती है मिडिल स्टेज और एक होती है लास्ट स्टेज। जब लास्ट स्टेज पे नदी आती है ना, तो वहां पे आपको पता है कि बिल्कुल स्लो हो जाती है नदी, रिवर एकदम स्लो हो जाएगी प्लेन के एरिया में। और वहां पे जब आएगी तो इसकी स्पीड स्लो होगी, इसके कारण ये वहां पे सेडिमेंट वगैरह डिपॉजिट कर देगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो सेडिमेंट्स इतने डिपॉजिट कर देगी कि नदी का खुद का पानी का बहाव ही है ना, वहां से रुक जाएगा। अब नदी का जब ये बहाव रुक गया तो रिवर वहां से एक नया टर्न लेती है, एक नया चैनल बनाती है। नया वहां से जो चैनल बनाना है उसी को रेजुवेशन कहते हैं। यानी कि जब नदी अपना नया चैनल बनाएगी, यानी कि दोबारा अपने यूथ के स्टेज से वो शुरू करेगी, दोबारा वो अपनी इरोजनल एक्टिविटी को शुरू करेगी, उसी कंडीशन को रेजुवेशन कहते हैं। और ये जो रेजुवेशन है ना, इसका मतलब ही होता है अपने यूथ स्टेज में जाना। तो ये होता है यूथ स्टेज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा, बाकी इसमें लिखा हुआ है आप पढ़ लेना। नेक्स्ट है व्हाट इज सारगासोसी। क्या है, तो सारगासोसी है ये अटलांटिक ओशियन के अंदर पाया जाता है। वो एरिया है सारगासोसी जो कहीं से भी इसके लैंड बाउंड्री नहीं लगती, मतलब इसके कहीं भी किनारा किसका है, लैंड बाउंड्री का नहीं है। यहां पे क्या होता है, एकदम ओशियन के बीच में एक पर्टिकुलर एरिया होता है जहां पे सारगसम सीवीड पाए जाते हैं, यानी कि घास होते हैं। जब आप देखोगे गूगल वगैरह करोगे तो आप चेक करना, एक टाइप का घास सा होता है, वो वहां पे तैर रहा होता है, वो एक सर्किल बना लेता है और उसके बीच में वहां पे पानी होता है। और वो पानी एकदम वहां का पीसफुल होगा, एकदम शांत होगा, ब्लू वाटर होगा। उसी कंडीशन को सारगासो सी बोलते हैं। और ये कहां पाया जाता है, अटलांटिक ओशियन के अंदर पाया जाता है। इसके चारों ओर क्या होगा, पानी ही होगा, लेकिन वहां पे सारगसम सीविड पाया जाता है वहां पे, यानी कि इसके चारों ओर एक घास सा होगा और वो घास चारों ओर एक सर्किल बना लेगा, एक पर्टिकुलर है ना सर्किल बना लेगा। और वहां पे जो पानी होगा वो एकदम पीस होगा, एकदम स्टेबल होगा, एकदम काम होगा, और वो पानी कैसा होगा, ब्लू होगा। उस कंडीशन को ही सारगासो सी बोलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज ओजोनोस्फीयर। क्या है, तो भाई ओजोनोस्फीयर वो पार्ट है हमारे अर्थ का जहां पे ओजोन लेयर पाई जाती है, O3 यानी कि पाई जाती है, जो कि आने वाली जो अल्ट्रा वायलेट वेव्स है जो सन से आती है उनसे हमारी रक्षा करती है। और वो ये हमारी कहां पाई जाती है, सबको आपको पता ही होगा, ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर पाई जाती है। तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोसाइक्लिन क्या है। वैसे रियलिटी बता रहा हूं मैं आपको, कोई मेरे को ऐसा लालच नहीं है कि भाई मेरी वीडियो कोई देखे और उसमें लाइक आए, व्यूज आए। जो बात सच है वो सच है। ये जियोसाइक्लिन जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डायग्राम से ही समझाया जाता है, लेकिन मैं इसे शॉर्ट क्वेश्चन में इंक्लूड करा और ना ही मेरे पास इतनी टेक्नोलॉजी वगैरह है, तो मैं इसे आपको डायग्राम से तो नहीं समझा पाऊंगा। लेकिन अगर मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इसे इंक्लूड करा तो मैं इसकी डायग्राम की फोटो जरूर आपको इंक्लूड करके बताऊंगा, लेकिन अभी मैं समझाने का प्रयास करता हूं। जियोसाइक्लिन है वो एक कॉन्सेप्ट है, रॉक के बनने के स्ट्रक्चर को बताता है। जैसे अपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना कि प्लेट टेक्टोनिक के मूवमेंट होने से रॉक्स वगैरह बनती है, सेम वैसे जियोसाइक्लिन भी एक कॉन्सेप्ट होता है जो रॉक के फॉर्मेशन को बताता है। इसको
आप यहां से पढ़ सकते हो, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूं कि ये वहां बनती है बेसिकली जहां पे दो स्ट्रक्चर साइड में ऊंची हो, जैसे माउंटेन वगैरह हो, और बीच का एक जगह होगा जहां पानी वगैरह होगा। और वहां पे पानी वगैरह कैसे आएगा, क्योंकि जो दो रोक है साइड में, वहां से क्या होगा, रेनफॉल वगैरह होएगा तो वो पानी वगैरह रिवर अपने साथ में लेके आएगी, सेडिमेंट्स अपने साथ में लेके आएगी। तो जो नीचे का पार्ट है ना, वहां पे लगातार सेडिमेंट्स का डिपॉजिट होता रहेगा। जब लगातार किसी जगह पे एक जगह डिपॉजिट होएगा तो क्या होगा, जो साइड वाली जो दीवारें हैं वहां पे पड़ेगा बर्डन, तो इससे क्या होगी, वो नीचे धस जाएगी और ये पार्ट ऊपर उठ जाएगा, तो वहां पे रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसी को बोलते हैं, इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं जियोसाइक्लिन। अगर आपके समझ में आई है मेरी बात तो अच्छी बात है, अदरवाइज आप यहां से एक लाइन पढ़ सकते हो कि जियोसाइक्लिन है वो कैसे होते हैं, एक लार्ज स्केल में डिप्रेशन होते हैं अर्थ के क्रस्ट पे, और जो वेरी थिक होते हैं, मतलब थिक डिपॉजिट वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा कहते हैं जियोसाइक्लिन होते हैं वो थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर के लंबे हो सकते हैं और सेवरल किलोमीटर के गहरे भी हो सकते हैं। गहरे थोड़े कम होते हैं, लंबे ज्यादा होते हैं बेसिकली। जियोसाइक्लिन है, वहां पे वैरायटी ऑफ रॉक्स मिलती है, और वो रॉक्स है वो सेडिमेंट्री रॉक्स भी हो सकती है और वोल्केनो के द्वारा बनी हुई रॉक्स भी वहां पे हो सकती है। तो ये चाहो तो आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्लेट टेक्टोनिक। तो भी प्लेट टेक्टोनिक की शॉर्ट नोट तो सभी को आता होगा कि भी प्लेट टेक्टोनिक क्या है, कि प्लेट टेक्टोनिक एक थ्योरी है जो ये कहती है कि जो हमारी आउटर अर्थ की जो आउटर शेल है वो डिवाइड है कई सारी प्लेट्स में, और वो प्लेट किसके ऊपर तैर रही होती है, मेंटल के ऊपर तैर रही होती है। यानी कि जो ऊपर का पार्ट है हमारा वो रिजिड होता है, हार्ड होता है, किसके कंपैरेटिवली, मेंटल के कंपैरेटिवली, और मेंटल इसके जस्ट नीचे होता है जिसके ऊपर ये प्लेटें सारी तैर रही होती है। तो ये है प्लेट टेक्टोनिक का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मीटियोर। सबसे आसान है, आई होप सभी को आपको आता ही होगा कि मेटियोर्स क्या होते हैं। एक लाइट का स्ट्रीक होता है जो कि प्रोड्यूस कब होता है, जब एक मेटियोर्स एंटर करता है हमारे एटमॉस्फेयर में, तो हाई स्पीड में जब वो आएगा तो फ्रिक्शन वहां पे होगी हवा के कांटेक्ट में, तो इससे ये जलना शुरू हो जाता है। जब ये जलता है तो इसी फिनोमेनन को अपने शूटिंग स्टार या फॉलिंग स्टार का नाम भी देते हैं। तो ये है मेटियोर्स। इसके बारे में बाकी मैंने लाइन लिखी है, आप चाहो तो यहां से पढ़ भी सकते हो। नेक्स्ट ये कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, अभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। एक को बोलते हैं स्टेलेस्टाइट और एक को बोलते हैं स्टेलेग्नाइट। तो कॉन्सेप्ट का थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई, इन वर्ड का हो सकता है मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, आप थोड़ा चेक करें ना, बस इतना ध्यान रखो। ये मैं समझा दूंगा, बहुत अच्छे से समझा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कि स्टेलेस्टाइट क्या होता है और स्टेगलेनाइट क्या होता है। इसमें बता देता हूं। जो स्टेलेस्टाइट है ना, ये तब होता है जब मान लो अंडरग्राउंड पानी कहीं जा रहा है, तो अंडरग्राउंड पानी जाएगा तो नीचे केव्स वगैरह होती है कहीं भी पत्थरों वगैरह के अंदर, तो केव्स के अंदर जैसे नीचे पानी जाएगा ना, तो वहां पे जो टेम्परेचर है पानी का वो कम हो जाएगा, क्योंकि नीचे आपको पता है ठंड होती है, पानी का टेम्परेचर एक बार कम होगा, पानी का टेम्परेचर कम होगा, तो केव से जब नीचे की ओर पानी गिरता है, यानी कि सीलिंग से नीचे की ओर पानी गिरेगा, तो गिरते टाइम में जब वो फ्रोजन हो जाएगा, जम जाएगा, उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनेगी उसको स्टेलेसाइट बोलते हैं। यहां पे वर्ड आ रहा है सी, तो सी से याद रखना कि केव्स के सीलिंग से पानी टपकता है, इसलिए वो बन जाता है। और नीचे वाला जो दूसरा वर्ड है जिसका नाम है स्टेगलेनाइट, ये तब बनता है जब जो पानी नीचे केव से नीचे गिर गया, और गिरने के बाद वहां से जो स्ट्रक्चर बनेगी, क्योंकि वहां पे वो फ्रोजन होकर जम जाएगा, तो जमने के बाद ऊपर की ओर एक स्ट्रक्चर बनेगी, उसको बोलते हैं स्टेगलेनाइट। तो उसमें याद रखो जी आ रहा है, तो यानी कि वो शुरू होता है ग्राउंड से। ग्राउंड का मतलब जो केव्स के अंदर पानी की ड्रॉपलेट नीचे गिर गई है, गिरने के बाद में जब वो फ्रोजन हो जाएगी सारी की सारी, और वो एक स्ट्रक्चर बनाएगी, उसको बोलते हैं स्टेगलेनाइट। तो जी आया जिसमें, वो बनेगा ग्राउंड पे, और जिसमें सी आ रहा है वो बनेगा सीलिंग पे, ये ध्यान रखना है। और जब ये दोनों ही आपस में एक दूसरे से मर्ज हो जाती है, मिल जाती है, क्योंकि ऊपर से भी ये जमती हुई आ रही है और नीचे से भी कुछ बन जाती है, तो दोनों जब जुड़ जाएगी उस कंडीशन को बोलते हैं कॉलम। तो ये मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया। कॉन्सेप्ट है राइट अ नोट ऑन इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का इन्वर्जन किसे कहते हैं। यानी कि ऐसा फिनोमेनन जब जो नॉर्मल टेम्परेचर पैटर्न होता है एटमॉस्फेयर का, उसका रिवर्स हो। अब नॉर्मल क्या होता है, नॉर्मल ये होता है कि जैसे जैसे अपने हाइट पे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर क्या होगा, कम होगा। तभी तो पहाड़ों पे टेम्परेचर कम होता है और प्लेन पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। लेकिन ये कंडीशन थोड़ी उल्टी होती है। यहां पे क्या होगा कि वार्म एयर ऊपर होगी और नीचे उसके कोल्डर एयर होगी, मतलब ठंडी हवा नीचे होगी, गर्म हवा ऊपर होगी। इस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुनामी। कौन नहीं जानता अभी सुनामी? ओशियन के अंदर आने वाली लार्ज स्केल में जो वेव्स होती है उन्हीं को सुनामी कहते हैं, जिसके अंदर बहुत बड़े लेवल पे पानी को वो डिस्प्लेस करती है। और वो पानी डिस्प्लेस किसके कारण होता है? या तो कहते हैं वो सुनामी आएगी तो अर्थक्वेक आया है पानी के अंदर, ओशियन के अंदर, उसके कारण हो सकता है, या वोल्केनिक इरप्शन के कारण हो सकता है, या लैंडस्लाइड हुई है तो वो हो सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, बहुत बड़ी हाई स्पीड में और बहुत दूर तक पानी क्या करेगा, डिस्टेंस तय करेगा। इससे क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा, डेवास्टेटिंग डिस्ट्रक्शन होगा इससे। तो कोस्टल एरियाज में इसका नुकसान देखने को मिलता है, ये होता है सुनामी। तो भाई मैंने थोड़ा सा प्रॉब्लम है, खांसी है, जुकाम है, फीवर है, उसके कारण थोड़ी सी बोलने में दिक्कत हुई, तो इस वीडियो को मैंने पॉज कर करके बनाने का प्रयास करें। तो हो सकता है एक आधा कॉन्सेप्ट मैं
कोई कंप्लीट समझा ना पाया हूं तो दिल से चाहूंगा क्षमा। फिर भी अगर मेरी मेहनत अच्छी लगे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर भी मैं समझाने में कुछ हद तक सक्षम रह पाया हूं, तो प्लीज़ वही वीडियो को आप लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, ताकि आपके कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलते हैं। मिलता हूं एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।